जो अलग अलग जगहों की अलग अलग खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो जुड़िए, अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और इस बुलेटिन में बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अमलेंदु जी, सबसे पहले हम शुरुआत करें वही इजराइल और ईरान में जो चल रहा है उससे, और उसमें भी ईरान ने हमला बोला ताबड़तोड़, उसके बाद इजराइल ने भी उसका प्रतिरोध जताया है और इजराइल ने भी कुछ हमला बोला है। क्या कुछ अपडेट्स है, जरा जल्दी से बताइए। हाँ राजीव जी, एक तो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले जो है ईरान की तरफ से एक ज़बरदस्त हमला किया गया है और उस हमले में तेल अवीव के पास जो है उसकी मिसाइल्स गिरी हैं और उसके बाद वहाँ आग लग गई है, ये अभी तक आया है। और जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है उसने कहा है कि हमारी मिसाइलें सटीक अपने लक्ष्य पर जा गिरी हैं और इसराइल पर हुए ताज़ा हमले में शहीद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और इसराइल की आधुनिक रक्षा प्रणाली उसको रोकने में नाकामयाब रही और इसराइल की वायु रक्षा प्रणाली जो है वो शहीद 136 ड्रोन को नहीं रोक पाई और मिसाइल और ड्रोन से हमले हमारे जारी रहेंगे, ये ईरान ने साबित कर दिया है। दूसरी तरफ जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है IDF के राजीव जी, उनका कहना है कि ये युद्ध लंबे समय तक चल सकता है, तो इसलिए हमारे नागरिक जो है वो लंबे युद्ध के लिए तैयार रहें। इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर, उन्होंने कहा है कि इस तरह के खतरे को ख़त्म किया जा सके तो इसलिए इजराइल वासियों को लंबे समय तक युद्ध के लिए, मतलब ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और उन्होंने अपना वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि ईरान जो है वो इजराइल राज्य को नष्ट करने के लिए वर्षों से एक स्पष्ट योजना बना रहा था और हाल के महीनों में योजना वापस लौटने के बिंदु पर पहुंच गई। ये तो इजराइल की तरफ से है, लेकिन इजराइल ने हमला बोला था ईरान पे, ये आप सब जानते हैं। ईरान ने हमला नहीं किया था पहले इजराइल पे। तो ईरान जब डिफेंसिव मोड में आया, तो अगर ऐसे भी युद्ध की जो नीति रीति है, यूनाइटेड नेशन में अगर आप जाएंगे और आप बताएंगे कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, तो ये जरूर इस वक्त ईरान का जो हाथ है अपर साइड, अपर हैंड। हाँ बिल्कुल राजीव जी, अपर हैंड है। और उनका खुद का कहना है ज़मीर का कि इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया था 13 जून को, तो उसकी जानकारी ये थी कि इनके पास 2500 जो है वो ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल हैं, लेकिन अब मालूम पड़ रहा है कि इनका उत्पादन तेजी से हुआ है और उनके पास 8000 मिसाइल्स अभी और हैं, ये अब जाके अनुमान हुआ है। तो यानी अब घुटनों पे इजराइल आया है, उसे मालूम पड़ गया है कि ईरान के पास मिसाइल्स का जखीरा है और उत्पादन बहुत तेजी से उसका हो रहा है इजराइल। ये बिल्कुल मिसाइलों की बात हो रही है, बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग कर रहा है ईरान और सीधे ताबड़तोड़ हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर। इजराइल चूंकि पिछले पौने 2 साल से 20 महीने से गजा पट्टी पर एक जंग ऑलरेडी छिड़े हुए है और उसमें ऑलरेडी गजा पट्टी को उसने तबाह तो कर दिया है, लेकिन तबाही इजराइल में भी हुई है। और इधर से जब ईरान ने हमला करना शुरू किया, तो फिर इजराइल दोनों तरफ से अभी पस्त दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अमेरिका की भूमिका हम लोगों ने कल देख ली, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि अगले 2 सप्ताह बाद हम तय करेंगे कि हमको इस युद्ध में शामिल होना है या नहीं होना है। और इस बीच जिनेवा में बातचीत भी, उसका रास्ता भी खुला, वहां भी बातचीत की तैयारी शुरू हुई। OIC कंट्रीज की भी मीटिंग शुरू हुई, OPEC कंट्रीज की बैठक शुरू हुई। तो अलग अलग बैठकें चल रही हैं। इन बैठकों के बीच एक खबर यह भी आई कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम को प्रस्तावित किया है पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए, यानी शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए। पाकिस्तान ने ये कहते हुए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में अहम भूमिका निभाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसलिए इनको शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार। लेकिन यहां पर एक तरफ अगर पाकिस्तान कह रहा है ऐसी बात और इसको एंडोर्स कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ये तय मानिए कि नरेंद्र मोदी यहां पर फिर झूठे साबित होते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी सीज फायर नहीं करवाई, और हमारी 35 मिनट की जब बातचीत हुई दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच, तो उसमें साफ तौर पर भारत ने इस बात की आपत्ति जताई थी। तो अगर भारत ने आपत्ति जताई, तो फिर पाकिस्तान ने एंडोर्स कैसे किया, ये भी एक बड़ा सवाल आता है, यहाँ पर उठता है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप बार बार, एक बार नहीं बल्कि 15 बार कह चुके हैं कि कल फिर कह दिया उन्होंने, जब अभी घोषणा किया उन्होंने कि रवांडा और कांगो के बीच उन्होंने युद्ध रुकवाया है और उसमें कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने रुकवाया था। तो लिखित तौर पे हाँ। तो सोशल पर उन्होंने लिखा है और पूरी लंबी एक पोस्ट लिखी है कि मुझको नहीं मिला और बताया उन्होंने कहाँ का युद्ध रुकवाया है। उसमें भारत और पाकिस्तान का फिर जिक्र किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने एक सीज फायर कराया। तो एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात वो बार बार दोहरा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अपनी तरफ से मात्र एक बार कहा गया कि नहीं, सीज फायर में उनका कोई रोल नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप का रोल नहीं था। लेकिन अब चूंकि लिखित तौर पर, आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए अगर नामांकित करने के लिए इनका नाम आगे बढ़ाया है,
एंडोर्स किया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ से यानी भारत की तरफ से और खासकर नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात को सही नहीं बताया जा रहा है। तो यहाँ नोबेल पीस प्राइज, लेकिन क्या ईरान और इजराइल के बीच शांति स्थापित करवाने में डोनाल्ड ट्रंप की अहम भूमिका होगी, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच अहम भूमिका रही है? और एक दूसरा जो दोनों मामले जो छूटे हुए हैं, और दूसरा मामला है यूक्रेन और रूस के बीच, तो रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित हो और इधर ईरान और इजराइल के बीच शांति स्थापित हो, ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की भी दिली इच्छा है कि वो नोबेल का शांति पुरस्कार पाएं, जैसे बराक ओबामा को मिला था। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ईरान और इजराइल आखिर जा किधर रहे हैं। ईरान ताबड़तोड़ हमला तो कर रहा है, लेकिन क्या ईरान इतना मजबूत है कि वो इजराइल को सबक सिखा पाए? अगर ऐसा देखा जाए तो अभी तक इस बात को हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि ईरान इतना ज़्यादा हमला कर सकता है, ईरान इतनी मजबूती के साथ हमला कर सकता है। लेकिन अब जब ईरान ऑलरेडी आज 9वें दिन इस युद्ध में है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान बहुत मजबूती से फाइट कर रहा है, इजराइल को उसने घुटनों पर ला दिया है, ये तय मानिए। और ऐसे में अब ईरान का अपर हैंड दिखाई दे रहा है, और अपर हैंड अगर ईरान है तो फिर इधर सोनिया गांधी की चिट्ठी क्या मायने रखती है? सोनिया गांधी की चिट्ठी में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो बुलेट पॉइंट्स में हम आपके सामने पहले रखना चाहते हैं, उसके बाद उस पर विस्तार से भी चर्चा करेंगे। सोनिया गांधी का आलेख मैं माफी चाहूंगा, बार बार चिट्ठी में कह दे रहा हूं, लेकिन सोनिया गांधी का जो आलेख आज हिंदू में द हिंदू अखबार ने छापा है, उसमें देखिए कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है। द हिंदू में इस आलेख को सोनिया गांधी ने लिखा है और उसमें कह रही हैं कि गजा में 55,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। यह सच्चाई है, और यह किसके कारण हुई? ये इजराइल के कारण हुई। ईरान पर बिना उकसावे के इजरायली हमला हुआ, इजराइल की तरफ से हमला हुआ बिना उकसावे के। भारत की चुप्पी आवाज और मूल्यों का समर्पण है। अगर भारत यहां चुप है, इसका मतलब कि वो अपनी आवाज दबा रहा है और जो उसका मूल्य है उसको दबा रहा है। भारत की ऐतिहासिक नीति क्या रही है? 2 राज्य समाधान, 2 देशों के बीच गुटनिरपेक्षता, संप्रभुता का सम्मान। इस संप्रभुता का सम्मान करना, 2 राज्यों के बीच आपसी समाधान हो, यानी 2 राष्ट्र की बात है ये, और संप्रभुता की बात। ईरान भारत का पुराना मित्र है, ये सब जानते हैं, ईरान भारत का पुराना मित्र है। चाबहार और कश्मीर पर समर्थन हमेशा ईरान ने, और 1994 में ईरान ने भारत का समर्थन यूएन में किया था, खासकर इसी मसले पे, कश्मीर के मसले पे। इजराइल नवीन लेकिन रणनीतिक साझेदार, इजराइल जो है नया है लेकिन वो भी रणनीतिक साझेदार है भारत की दृष्टि से देखा जाए तो। इजराइल को भी यहाँ खारिज नहीं कर रही है सोनिया गांधी, इजराइल के बारे में कह रही हैं कि नया लेकिन रणनीतिक साझेदार है, स्ट्रेटेजिक हमारे साझेदारी उसके साथ है। नेतन्याहू पर शांति को बाधित करने का आरोप सोनिया गांधी ने लगाया है, नेतन्याहू ने शांति को बाधित किया है, यह आरोप सोनिया गांधी ने लगाया है। ट्रंप पर झूठे युद्ध की विरासत को दोहराने का संकेत, झूठे युद्ध की विरासत को दोहराने का संकेत भी सोनिया गांधी ने दिया है। और अमेरिका द्वारा JCPOA समझौता छोड़ने पर भी चिंता जताई है कि अमेरिका न सिर्फ ये समझौता बल्कि कई सारे समझौते छोड़ रहा है, और उसमें नेटो से भी वो अलग होने की बात, और भारत को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए साफ। यहाँ सोनिया गांधी ने कुछ और मुद्दे रखे हैं, पॉइंट्स रखे हैं, जिसमें साफ साफ कि भारत को सक्रिय कूटनीति अपनानी चाहिए, डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए भारत को सक्रिय कूटनीति अपनानी चाहिए, भारत को क्षेत्रीय शांति के लिए पुल बनना चाहिए, ब्रिज का काम करना चाहिए, भारत को क्षेत्रीय शांति स्थापित करने के लिए। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। सोनिया गांधी कह रही हैं कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। ये बातें प्रमुख बातें हैं सोनिया गांधी के उस आलेख में जो आज उन्होंने द हिंदू अखबार में लिखा है। लेकिन यहां पर मुख्य मुद्दा इजराइल और ईरान है, उसमें भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए इस पर है। और इसमें साफ साफ सोनिया गांधी लिख रही हैं कि भारत को इस वक्त चुप नहीं रहना चाहिए। आखिर जो हमारे सिद्धांत रहे हैं, मूल्य रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से हम गुटनिरपेक्षता के पक्षधर रहे हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पक्षधर रहे हैं, उसके जनक में से एक देश भारत भी रहा है। नेहरू, टिटो, नासिर की बात लगातार हम लोग इसी मन से करते भी रहे हैं, उनको याद करते रहे हैं। तो नॉन अलाइन मूवमेंट, उसको कहां आपने छोड़ दिया, ये बात सोनिया गांधी कह रही हैं। तो सोनिया गांधी का आलेख जो है अमलेंदु जी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस आलेख में साफ साफ जो बातें आ रही हैं उसमें नरेंद्र मोदी से कई सारे सवाल हो रहे हैं, और आपने आखिर कहां छोड़ दिया है। आप बताइए कि ये आखिर आपका ईरान जो है पुराना मित्र है, ईरान के साथ हमारी पुरानी दोस्ती है। ईरान, ये भी हम जानते हैं कि 1965 का, एक ये मेंशन करना जरूरी है
कि 1965 और 1971 ये जो दो युद्ध हमारे हुए पाकिस्तान के साथ, इन दोनों युद्धों के समय ईरान पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ था, लेकिन जब वहां इस्लामिक क्रांति आई और जब खुमैनी का शासन आया, शाह का अंत हुआ 1979 में, उसके बाद से ईरान भारत के साथ आ गया और भारत का हमेशा पक्षधर रहा। तो 71 के बाद 79 में जब वहां शाह का अंत होता है, जब शाह थे वहां पे, रजा पहलवी की बात कर रहा हूं मैं, शाह मोहम्मद रजा पहलवी, उनकी बात कर रहा हूं, वो गद्दी से हटते हैं और वहां पर खुमैनी आते हैं, तो वहां से परिस्थितियां भारत के साथ और जुड़ती हैं और भारत का पक्षधर यूएन में भी जब कश्मीर का मुद्दा आया था, भारत के खिलाफ वहां पर आवाज बुलंद हो रही थी, भारत के खिलाफ प्रस्ताव आया था, आप याद कीजिए 1994 में, उस प्रस्ताव में ईरान ने भारत का साथ दिया था और ये बात यहाँ सोनिया गांधी याद दिला रही हैं यहाँ पे। और जी राजीव, सोनिया गांधी ने लिखा भी अपने लेख में कि भाई 1994 में ईरान ने कश्मीर के मुद्दे पर मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग में भारत की आलोचना करने वाले प्रस्ताव को रोकने में भारत की मदद की थी। और सोनिया गांधी कह रही है कि ईरान भारत का पुराना मित्र रहा है और हमारे साथ उसके सभ्यतागत संबंध हैं, मतलब सदियों पुराने हमारे उसके साथ संबंध हैं। और अगर देखा जाए तो आर्य जो है वो ईरान से ही इधर आए थे, यहाँ भारत में जो आर्यों की सभ्यता है वहीं से आई हुई है। तो इसलिए जो, और वो लिख रही है ईरान के साथ जो हमारे वो संबंध नए हैं, लेकिन उसके इजराइल के साथ संबंध नए हैं, लेकिन ईरान के साथ हमारे जो है वो बहुत पुराने संबंध हैं। बिल्कुल इजराइल के साथ हमारे संबंध नए हैं। बिल्कुल, हमने तो पहले इजराइल को वो मान्यता नहीं दी थी, एक पूर्ण राष्ट्र की मान्यता नहीं दी थी, बाद में हमने मान्यता दी। फिलिस्तीन को हमने बहुत पहले मान्यता दे दी, ये सब आप जानते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई 1948 से हम लोग देख रहे हैं और अभी भी है। फिलिस्तीन को धीरे धीरे अपने में समेटता गया इजराइल और अब फिलिस्तीन बहुत कम बचा है, लेकिन फिलिस्तीन का अस्तित्व अभी भी है। यरूशलेम को लेकर लगातार उस पर चर्चा होती है और इन सब के बीच, भारत और इजराइल के बीच जो संबंध है वो नए संबंध हैं, उतने प्रगाढ़ नहीं है, उतने सभ्यतागत संबंध नहीं है जितने सभ्यतागत संबंध हमारे ईरान के साथ हैं। और इसीलिए यहाँ पर सोनिया गांधी का ये जो आलेख है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिस आलेख में वो बार बार दोहरा रही हैं कि हमको इन दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करना चाहिए, क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए, पीस, हमारे हार्मोनी, पीस एंड हार्मोनी, और खासकर इस रीजन में बनाए रखने के लिए हमको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए। सार्क कंट्रीज की बात भी आती है, बात आसियान की भी आती है और इन सब के बीच आखिर आज की तारीख में आसियान कहाँ है, सार्क कहाँ है, ये सारे सवाल आएंगे जब हम विदेश नीति की बात करेंगे। लेकिन वैसे में ईरान के साथ हम कितने मजबूत रहे हैं आज की तारीख में, क्या हम खुलकर ईरान के साथ आ सकते हैं? जैसे व्लादिमीर पुतिन आए, व्लादिमीर पुतिन का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। कल उन्होंने जो बयान दिया है, कल रात को बयान उनका आया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर परमाणु क्षमता है, परमाणु ऊर्जा के लिए, अगर एटॉमिक एनर्जी के लिए उसके पास कुछ है और ईरान इसके लिए कुछ करता है तो हम उसको हमें रोकना नहीं चाहिए। शांति स्थापित करके अगर कोई एटॉमिक एनर्जी की स्थापना करता है, उसको लेता है, उसको आगे बढ़ाता है, तो हम ईरान का साथ देंगे। और साफ साफ उन्होंने अमेरिका को धमकाया भी था कि अमेरिका परमाणु क्षमता का उपयोग न करे, परमाणु हथियारों का उपयोग न करे और इस दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में न कूदे। अगर अमेरिका कूदता है तो परिस्थितियां दूसरी हो जाएंगी। ये भी वहां पर कल तो व्लादिमीर पुतिन एक तरफ से एक धमकाने वाले अंदाज में ही कहते हुए नजर आए, लेकिन सोनिया गांधी की चिट्ठी की तरफ थोड़ा माफी चाहूंगा, आलेख की तरफ आना चाहता हूं और उस आलेख में भारत के लिए जो चिंताजनक रुख है वो क्या कुछ उन्होंने बताया। हाँ राजीव, भारत के लिए चिंताजनक है। एक तो जो मोदी सरकार की जो नीति है उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं और सोनिया गांधी ने लिखा है कि इस मानवीय आपदा के समय नरेंद्र मोदी सरकार ने शांतिपूर्ण दो राज्य समाधान के प्रति भारत की दीर्घकालिक और सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को लगभग त्याग दिया है, जो एक संप्रभु स्वतंत्र फिलिस्तीन की कल्पना करता है जो इजराइल के साथ पारस्परिक सुरक्षा और सम्मान के साथ रह सके। गाजा में तबाही और ईरान के खिलाफ बिना उकसावे के बढ़ते तनाव पर नई दिल्ली की चुप्पी हमारी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से विचलित करने वाली विदाई को दर्शाती है। यह न केवल आवाज़ का नुकसान है बल्कि मूल्यों का समर्पण भी है। यानी मोदी सरकार ने न सिर्फ एक तरीके से कहा जाए कि जो अपनी स्वतंत्र आवाज़ थी उसका गला घोटा है, बल्कि जो हमारे नैतिक मूल्य थे जो अब तक भारत के, उनका समर्पण भी कर दिया है। एक तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने इजराइल और अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं, ये कहना है सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच जो कुछ चल रहा है उस पर जो आज आलेख
हिंदू अखबार में लिखा है उस आलेख के बहुत मायने हैं और उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और खासकर नरेंद्र मोदी को तो जरूर पढ़ना चाहिए। कम से कम विदेश नीति और भारत की विदेश नीति क्या रही है उसमें आपको बार बार अपने विपक्षी नेताओं से भी बातचीत करनी चाहिए। जब विदेश का मामला आता है तो विपक्षी नेताओं से भी आपको और ऐसे लोगों से, ऐसे जानकारों से जरूर बात करनी चाहिए, संपर्क साधना चाहिए। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ऐसा करेंगे? आपको लगता है क्या दोस्तों? आप जरा सोचिएगा। नरेंद्र मोदी अपने आप में पारंगत हैं, वो इस दुनिया से नहीं, वो आप जानते हैं नॉन बायोलॉजिकल है, कहते ही हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो वो फिर अपने आप को भगवान के समक्ष मानते हैं, तो वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए वो जानते हैं कि उनको किसके साथ रहना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए, किसकी मदद करनी चाहिए। ईरान का अगर साथ उनको नहीं मिलता है तो क्या दिक्कत आएगी? सबसे बड़ी दिक्कत आएगी जो एयर स्पेस अभी बंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, वो एयर स्पेस अगर ईरान ने बंद कर दिया तो फिर आगे आप कैसे जाएंगे? यहां से अगर आपको निकल के जाना है तो एक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। यूरोप और अमेरिका जाना हो तो आपको फिर इधर पूर्वी एशिया की तरफ से आपको जाना होगा और उसमें चीन या वियतनाम को पार करते हुए जाना होगा। उस यूरोप बहुत लंबा सफर होगा, महंगा सफर होगा। और ऐसे में ईरान, हमारा चाबहार की बात भी हम बार बार करते हैं और ऐसे बहुत कुछ है जिसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए वहां नहीं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन आज के घटनाक्रम पर अगर नजर दौड़ाएं तो वहां पर साफ दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी की नीति यहां पर फेल होती हुई दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ इजराइल की नीति भी फेल होती हुई नजर आ रही है। इसलिए क्योंकि इजराइल यहां पर जो सोचा था कि एक दो बम धमाका करने के बाद ईरान डर जाएगा, आत्मसमर्पण कर लेगा, लेकिन वैसा यहां नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल जब दागता है ईरान तो वहां पर इजराइल से जो खबरें आती हैं वो भयावह, डराने वाली खबरें आती हैं। हाँ बिल्कुल राजीव, भयावह खबरें आती हैं। और आज जैसा हमने बताया कि जो आईडीएफ के जो चीफ हैं जाहिल ज़मीर, जो सीडीएस हैं वहाँ के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस समय हमने हमला किया था उस समय अंदाज ये था कि इसके पास 2500 मिसाइल्स हैं और ये हमारा हमला जो है उससे मतलब ईरान घबरा जाएगा। लेकिन ईरान के यहाँ मिसाइल्स का तेज़ी से उत्पादन हो रहा है और अभी उसके पास 8000 मिसाइल हैं। ये अब उनको जाकर लग रहा है, तो यानी घुटनों पे आ गए हैं और ये कहना पड़ रहा है उनको कि ये युद्ध लंबा चल सकता है और मतलब इजरायली नागरिक जो है उनको ऐसी परिस्थिति के लिए लंबे समय तक तैयार रहने की आवश्यकता है। तो ये ईरान ने एकदम बिल्कुल घुटनों पर इजराइल को राजीव जी ला दिया है। और एक मज़ेदार वाकया राजीव जी ये हुआ कि अमेरिका की राजदूत हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, डोरोथी शिया, वो कल बोल रही थी और बोलते बोलते गलती से उन्होंने कह दिया कि इजराइल आतंकवाद फैला रहा है। और उसके बाद उनको समझ में आया कि उनके मुंह से गलती से सच निकल गया। फिर उन्होंने अपने को ठीक किया कि नहीं, ईरान जो है वो आतंकवाद फैला रहा है। तो यानी गलती से सच जो है वो जो इजराइल की राजदूत थी संयुक्त राष्ट्र में, उनके मुंह से निकल गया कि इजराइल आतंकवाद फैला रहा है। ये कल एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ जी। तो इजराइल के लोग भी कई बार सच कह देते हैं, गलती से ही कही गई बात जो है वो कई बार सच हो जाती है। तो उन्होंने डोरोथी शिया का नाम आप कह रहे हैं, डोरोथी शिया अमेरिका में इजराइल की राजदूत है। नहीं, अमेरिका की राजदूत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, अमेरिका की राजदूत हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, यूएनएससी में। और वहां पर उन्होंने जो बातें कही है उसमें बहुत मजेदार की इजराइल आतंकवाद फैला रहा है। भारत समेत कई देशों को, खासकर भारत को ना भी कहें, भारत के में भी दो भाग में बटा हुआ हिंदुस्तान दिखाई देता है। एक वर्ग जो है वो इजराइल के साथ नजर आता है, दूसरा वर्ग ईरान के साथ नजर आता है। लेकिन जब चीन की बात करें आप, बात जब रूस की करें तो ये पूरा का पूरा ईरान के साथ नजर आते हैं। और रशिया ने भी अब साफ साफ कह दिया है अमेरिका को धमकी देने के अंदाज में। और आज खूब वायरल हो रहा है व्लादिमीर पुतिन का जो वो बयान है, वो बयान काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें साफ साफ व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि ईरान को एटॉमिक एनर्जी हासिल करने का हक है, इसको हम नहीं रोक सकते। और एटॉमिक एनर्जी की आड़ में अगर वो हथियार बनाता है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन साफ साफ ये हक है कि वो एटॉमिक एनर्जी हासिल करे। एक तो बात ये, दूसरी तरफ साफ साफ ये भी कह रहा है रशिया कि हम ईरान के साथ हैं और अमेरिका को साफ साफ यहां समझना होगा। एक ये बात है। दूसरी, कल शुक्रवार का दिन और जुमे की बात थी और जुमे की नमाज के बाद जब ईरान की सड़कों पे हम लोगों ने देखा, कुछ विजुअल्स भी कल दिखाए थे। मैं कहूँगा वो विजुअल्स जो हमारे पास कल हम दिखा भी रहे थे अपने किसी दूसरे प्रोग्राम में, न्यूज़ पॉइंट में हम दिखा रहे थे, उस विजुअल्स को दोबारा हम दिखाना चाहेंगे। कल शुक्रवार जुमे का दिन, ये देखिए।
और ये कुंभ शहर है जो फोर्दो से बिल्कुल पास में है, लगभग 70 किलोमीटर की दूरी यहाँ से फोर्दो की है। उसी फोर्दो जहाँ पर यूरेनियम संवर्धन का पूरा भंडार भरा हुआ है, और वहीं से ये देखिए नमाज के बाद सब अपने अपर हैंड पे बैठे हुए सुप्रीम लीडर, उनके नाम के नारे और उसके बाद इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे यहाँ लग रहे थे। और ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर है। जी बिल्कुल राजीव जी, और इन्हीं तस्वीरों को आज सुबह जो खामेनेई है, ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है अपने ट्विटर पे कि ईरान के आदरणीय देशवासियों ने जुमे की नमाज में अपनी उपस्थिति और नमाज के बाद के प्रदर्शनों से जो विशाल जन आंदोलन दिखाया, उससे उनके विवेक और आध्यात्मिकता के साथ साथ हमारे प्यारे देश के साहस का भी परिचय हुआ। ये सुबह जो शुक्रिया अदा किया है अपने देशवासियों का खामेनेई ने। और खामेनेई ने राजीव जी, जैसा हमने कल भी बताया था कि उन्होंने कल ट्वीट किया था कि दुष्ट ज़ायोनी शासन को जो है वो सज़ा दी जा रही है, इसी समय सज़ा दी जा रही है। उनके ट्वीट करने के तुरंत बाद उस पर इजराइल पर हमले हुए। और आज भी राजीव जी हम लोग जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो तेल अवीव पर जो है वो हमले हुए हैं ईरान के, और उसमें कई जो है वो घायल हुए हैं इजरायली लोग। और द टाइम्स ऑफ इजराइल जो उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि इजराइल की जो मैगन डेविड एडोम है आपातकालीन सेवा, उसने हालांकि अभी किसी चोट का तो हवाला नहीं दिया है, किसी की चोट लगी है, लेकिन नुकसान वहाँ बहुत हुआ है और कई इमारतों में आग लगी हुई है। ये खबरें आ रही हैं तेल अवीव से खबरें, हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय और उसमें भी तेल अवीव हो या ईरान के कुछ इलाके हो, जो खबरें हम तक आती हैं उन खबरों को हम हूबहू आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके अलावा हो सकता है कि कुछ खबरें ऐसी भी हों जो पश्चिमी मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया, वो दबा भी लेता है। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि आप तक हम वो तमाम खबरें पहुंचाएं। ईरान ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, ये आप भी जान रहे हैं। इन बातों को भी दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, लेकिन नुकसान पहुंचा है। एक तरफ ईरान को जो नुकसान पहुंचा है वो भी आप जानते हैं, एक नहीं बल्कि 20 इनके टॉप लीडर्स और अधिकारी मारे गए। और यहीं से शुरुआत हुई थी इजराइल का ईरान पर हमला और एक जंग का ऐलान। लेकिन इसके बाद ईरान ने जब हमला किया और उसके बाद से परिस्थितियां बिल्कुल बदलती हुई इजराइल में नजर आई। और तेल अवीव और हाइफा, ये दो शहर बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों शहरों पर लगातार हमला हो रहा है और ईरान ने शायद इन दोनों शहरों को बिल्कुल निशाना बना रखा है। बहुत सारे ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं, फुटेज आ रहे हैं जो हम आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे, नहीं पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वो भयावह है। और वैसे फुटेज पत्रकारिता की दृष्टि से नहीं पहुंचानी चाहिए, विभत्स फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन फिर भी उनको देखेंगे आप तो आप दंग रह जाएंगे। कोई बिल्डिंग्स में आग लगी हुई है, कुछ लोग चीख पुकार मची हुई है, भाग रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कुछ हॉस्पिटल्स पे भी कल निशाना बनाया गया था, कुछ साइंस सेंटर्स पे भी निशाना बनाया गया था। आज भी तेल अवीव में और हाइफा शहर पे, हाइफा पोर्ट पे निशाना बनाया गया है। जी, हाइफा पोर्ट पे निशाना बनाया गया, हाइफा शहर को निशाना बनाया गया, तेल अवीव को निशाना बनाया गया। और आज भी हमले हुए। और कल तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब अब तक कहा जाए कि जो पिछले 7-8 दिन का घटनाक्रम है उसमें सबसे तगड़ा हमला कल का जो था वो ईरान का था। उसने एक तो जितने व्यापारिक केंद्र हैं इजराइल के उनको निशाना बनाया और सैन्य ठिकाने उनको निशाना बनाया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑफिस है जो इजराइल की सेना को मदद करता है सॉफ्टवेयर में, उसको निशाना बनाया गया। और एक यूनिवर्सिटी है उसको निशाना बनाया गया, जिसमें $100 मिलियन का नुकसान जो उसने स्वीकार किया यूनिवर्सिटी ने कि वो नुकसान हुआ। और 22 साल का उनका कहना ये कि हमारे जो शोध थे वो सब जलकर राख हो गए। ये उस यूनिवर्सिटी का कहना है। बहुत तगड़ा हमला कल का जो था वो ईरान का इजराइल पे था और बिल्कुल हिलाकर जो है वो इजराइल को कल रख दिया है ईरान ने। राजीव जी, बिल्कुल ईरान ने हिलाकर रख दिया और ये लगातार चल रहा है जब से ईरान ने प्रतिशोध की भावना से ही कहें, लेकिन जब आपके ऊपर कोई हमला बोलेगा तो आप यही करेंगे और वही किया। जवाबी कार्रवाई में कहीं ना कहीं ईरान पे ये एक अलग परिस्थितियां नजर आ रही हैं। ईरान जब उधर इजराइल पे हमला बोलता है तो, और इजराइल का यह हमला कितना मायने रखता है ईरान पे, या ईरान का हमला कितना मायने रखता है इजराइल पे, ये भी यहाँ देखने की जरूरत है। और इन सब के बीच यूरोप कहाँ खड़ा है और अमेरिका कहाँ खड़ा है। अमेरिका तो अलग हो चुका है, ये दिखाई दे रहा है, 2 सप्ताह के लिए ही सही, लेकिन अमेरिका खुद को अलग करता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ आप आए तो यूरोप कहाँ है, नाटो कंट्रीज कहाँ है, इसकी बात अगर करें अमलेदू जी तो यहाँ कल 3 देशों की बात वहां आई थी। एक ब्रिटेन है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा जर्मनी है। इन तीनों देशों के साथ
ईरान के विदेश मंत्री की बात होनी थी, वो शायद बात नहीं हुई है जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन आज शायद बात हो, इन तीनों देशों के बीच मुलाकात की बात आ रही है। और यहाँ पर परमाणु जो संयंत्र है इसको कितना रोका जाए, कितना यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जो 3 पॉइंट दिए हैं, 3 या 4 बिंदु दिए हैं, जिसमें उनका कहना है कि सबसे पहले अपने परमाणु कार्यक्रम को ईरान रोके, और ऐसे 3-4 और पॉइंट्स हैं जिसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं पहले। लेकिन यहाँ पर ईरान उन बातों को मानता हुआ नजर नहीं आता है। जी राजीव, ईरान मानता नजर नहीं आता। और कल जो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, उनकी जो जिनेवा में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के ब्रिटिश विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के नीति प्रमुख काया कैलाश के साथ बैठक हुई। और ये मुलाकात में उन्होंने साफ तौर पे कहा ईरान ने कि जब तक आप लोग इजराइल को ये दोषी नहीं ठहराएंगे कि उसने हमारी संप्रभुता पर हमला किया, वो हमलावर देश है, तब तक आपसे कोई भी वार्ता निगोशिएशन नहीं होगा। निगोशिएशन तभी शुरू होंगे जब इजराइल के हमले रुकें और यूरोपीय यूनियन और ये नाटो के जो देश हैं ये सबसे पहले इजराइल को हमलावर घोषित करें। इसके बाद आगे कोई वार्ता होगी और तब तक हमारे इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। चूँकि हमलावर देश इजराइल है, हम तो अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं। ये उन्होंने कल राजीव जी साफ तौर पर कहा। हालांकि दोनों पक्ष जो थे उन्होंने इच्छा जताई कि कूटनीतिक रास्ते जो है वो खुले रहेंगे, और यूरोपीय यूनियन के देशों ने कहा कि हम जो है वो रास्ते इसको खुले रखते हैं। और जो ईरानी विदेश मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यूरोप की चुप्पी सिर्फ हमारी निराशा को बढ़ा रही है। ऐसे समय में जब हमारे नागरिकों की जान पर खतरा है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय और संतुलन की बात करना अर्थहीन लगता है। और ये बैठक जो थी बिना किसी ठोस नतीजे के राजीव जी खत्म हो गई कल। तो कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया कि बातचीत आगे कूटनीतिक रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन निगोशिएशन तभी होंगे जब आप साफ तौर पर कहेंगे यूरोप के देश और जो भी अन्य देश हैं पश्चिमी के खासतौर से, ये जब तक साफ तौर पर नहीं कहेंगे कि इजराइल हमलावर देश है और उसने ईरान पर हमला किया और इजराइल के हमले नहीं रुकते हैं, तब तक निगोशिएशंस कोई नहीं हो सकते हैं। और तब तक इजराइल पे हमारे हमले भी जारी रहेंगे, क्योंकि इजराइल ने हमारे ऊपर हमला किया। हाँ, इस बीच लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सुरक्षा परिषद, वो काफ़ी एक्टिव हो गया है। कल भी बैठक हुई, आज भी बैठक वहाँ होने वाली है। अभी चूंकि न्यूयॉर्क में रात का समय है, इसलिए ये बैठक जब हम यहाँ रात का वक्त होगा अपने यहाँ, तब वहाँ फिर से बैठक चलेगी। लेकिन वहाँ ये कहा गया है कि किसी भी ढंग से इजराइल अगर चाहता है कि इनके परमाणु ठिकानों पर हमला हो, यानी ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला हो, तो इससे रेडिएशन फैलने का और खासकर मिडिल ईस्ट में काफ़ी खतरा बढ़ सकता है। इसलिए ये परमाणु ठिकाने पर हमला ना हो। तो एक तरफ जैसे परसों नरसों ये बात आ रही थी कि तख्ता पलट करना चाहता है इजराइल और अमेरिका ईरान में, और उसके बाद फिर कहा गया कि नहीं, हमारा मेन मकसद जो है वहां के परमाणु संयंत्र को खत्म करना है और जहां यूरेनियम का भंडार है उसको खत्म करना है। और इस पर भी यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो काफी चिंतित है, और उनका कहना है कि इससे काफी गंभीर परिणाम इसके हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट और एशियन पार्ट में यहाँ पर परिस्थितियां बदल सकती हैं। यूरेनियम के कारण, एटॉमिक रिएक्टर के कारण वहाँ पर हो सकता है कि रेडिएशन के कारण बाद में काफ़ी तकलीफें आए, यहाँ के कि आम जनता को तकलीफ हो, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। यानी एक तरफ से देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन ने भी साफ साफ कह दिया है कि आप जिस एम को लेके चल रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि फोर्डो के ऊपर अगर फोड़ना चाहते हैं, कुछ बम फोड़ना चाहते हैं, तो ये सही नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का भी इंतजार करना होगा कि वो, और ये तो एक तरफ देखिए पुतिन ने कह दिया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। चाइना बार बार कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका घुटने पे आ चुका है, वो अपना पैर खींच चुका है। और इन सब के बीच यूएन कह रहा है कि आप यहाँ ये काम नहीं कर सकते, आप ईरान में जाके वहाँ के उसके ही परमाणु रिएक्टर पे हमला नहीं कर सकते, इससे तकलीफ होगी। अब ऐसे में ईरान के सामने इजराइल जो है वो बहुत ज़्यादा पस्त दिखाई दे रहा है। करे तो क्या करे, अब क्या कहेगा? इजराइल ये कहेगा कि हम तख्ता पलट करना चाहते हैं, संभव नहीं है, आप नहीं कर सकते किसी दूसरे देश में, ये संप्रभुता की बात है। नहीं, ये तो राजीव जी ऐसे हो जाएगा कि इजराइल कल को कह दे कि भारत में भी तख्ता पलट करना चाहता है, तो इसमें कर देगा भारत में भी तख्ता पलट। क्योंकि जो आरोप है कि साहब ईरान के पास परमाणु हथियार है, तो भारत के पास भी परमाणु हथियार है, आरोप तो बराबर ही होगा। तो अगर आज ईरान पर हमला कर रहा है इजराइल ये कहकर कि वहाँ परमाणु हथियार है, वहाँ हम तख्ता पलट कर देंगे, तो कल को क्या भारत पर भी हमला कर देगा और यहाँ नरेंद्र मोदी को हटा देगा, तख्ता पलट कर देगा?
तो ये तो इसी तरह की चीज़ हुई साफ तौर पे। लेकिन कल ईरान ने, राजीव जी, साफ तौर पे कहा कि हमने अपने परमाणु संयंत्रों की निगरानी के लिए खुला रास्ता दे दिया है कि IAEA और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आकर उसकी जांच कर सकती हैं कि हमारे यहाँ परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन इजराइल भी अपने परमाणु संयंत्रों की जांच करवाए इसके साथ साथ। यानी ये साफ तौर पर है कि हमने तो दे दिया, इसका मतलब परमाणु हथियार नहीं है ईरान के पास, ये साफ है। लेकिन इजराइल के पास परमाणु हथियार है और ये उसको चेक करवाना पड़ेगा ईरान के साथ साथ, ये उन्होंने कर दिया। और राजीव जी, पुतिन ने फिर एक जो है साक्षात्कार दिया है, वो साक्षात्कार दिया है उन्होंने जो रूसी समाचार एजेंसी है IRNA नोवोस्ती, उसने बताया है कि स्काई न्यूज़ अरेबिया उसको एक साक्षात्कार दिया है और उन्होंने, और उसमें साफ तौर पर कहा है कि रूस ने बार बार इजराइल को भरोसा दिलाया है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा है और इसमें किसी करने का इरादा रखता ही नहीं है। ये साफ तौर पर इजराइल को बार बार कहा है। और इस समय अगर कोई आगे बढ़ेगा तो ये पूरे क्षेत्र की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। ये उन्होंने फिर एक तरह से चेतावनी दी थी। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया पुतिन ने कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ आगे बढ़ता है तो फिर परिस्थितियां बदल जाएंगी और अमेरिका को इससे दूर रहना चाहिए। ये फिर जो है एक साक्षात्कार में पुतिन बात तो यही है अमलेंदु जी कि एक तरफ अमेरिका कह रहा है या रूस कह रहा है या अमेरिका की खुफिया एजेंसी कह रही है कि यहाँ ईरान जो है वो परमाणु हथियार हासिल करने की क्षमता तो रखता है लेकिन वो इसकी कोशिश नहीं कर रहा है, इरादा नहीं रखता है। लेकिन दूसरी तरफ आप इजराइल को देखें अगर, तो इजराइल कह रहा है कि उनके परमाणु संयंत्र जहां पे हैं, परमाणु ठिकानों पर हम हमला करते रहेंगे। और यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि आप ऐसा अगर करेंगे, अगर रिएक्शन हो गया, रेडिएशन के कारण वहां पे काफी दिक्कत आएगी। तो अगर चारों तरफ से देखा जाए तो इजराइल यहां पे फंसा हुआ है। इजराइल करे तो क्या करे, इजराइल के सामने एक ही उपाय है कि वो हथियार डाल दे। इजराइल यहां पर सबसे पहले सीज फायर का ऐलान करे कि हम सीज फायर कर रहे हैं, ईरान तुम भी मत करो, हम भी शांति से बैठना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। हाँ राजीव, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। और ये कल जो फ्रांस, जर्मनी और UK के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक हुई है ईरान के विदेश मंत्री की, राजीव जी, मुझे लगता है कि ये कूटनीतिक चाल जो है वो इजराइल की तरफ से चली गई है कि दूसरे देश बात करें और कोई एक ऐसा रास्ता निकालें कि इजराइल को ये कहना पड़ जाए कि भाई दुनिया के तमाम देशों ने कहा है तो इसलिए हम जो अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। क्योंकि आज जो इजराइल के CDS हैं उनका जो कहना है वो साफ तौर पर ये है कि ये युद्ध लंबा खिंच सकता है। तो इसका मतलब इजराइल अब घुटने पे आ गया है बिल्कुल, और वो निकलने का रास्ता देख रहा है, बहाना ढूंढ रहा है कि दुनिया की तरफ से प्रेशर दिखाया जाए। हो सकता है UN के प्रेशर की वजह से जाए। हालांकि आपको राजीव जी याद होगा कि जब गजा पर उसने हमले की इजराइल ने, और UN के चीफ जो हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने जब उसकी निंदा की तो उसने पलटकर एंटोनियो गुटेरस पर ही हमला कर दिया और UN को एक बेकार संस्था बता दिया। मतलब UN का प्रस्ताव जो था उसको सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन अब जो है इजराइल की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है ईरान के मसले पर कि UN को कोस सके। क्यों? चूंकि ईरान ने घुटनों पर ला दिया है। और अगर अब इजराइल ने ऐसी हरकत की कि UN के किसी प्रस्ताव को आग दिखाने की कोशिश की तो फिर ईरान के पास फिर मामला के पास अधिकार होगा कि चूंकि तुम तो UN के चार्टर का उल्लंघन करके ईरान पर हमला भी करते हो और UN का प्रस्ताव आ रहा है तो उसका भी उल्लंघन कर रहे हो, तो अब तुम्हारे ऊपर हमला किया जा सकता है। और फिर दुनिया का कोई भी देश जो है राजीव जी वो इजराइल के साथ फिर खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा नैतिक तौर पर। लेकिन भारत कहाँ है? सोनिया गांधी पूछ रही हैं कि भारत कहाँ है। अपने आलेख में, आज हिंदू को जो आलेख लिखा है सोनिया गांधी ने, उस आलेख में बार बार यही पूछा है कि आखिर उन आवाजों को जो आवाज दबाई जा रही है उसके लिए भारत हमेशा खड़ा रहता था, लेकिन आज भारत कहाँ है? नैतिक मूल्य आपके कहाँ चले गए? और इन सब सवालों का जवाब वो मांग रही हैं वर्तमान सरकार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से। तो ये आलेख बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ना चाहिए और खासकर सरकार को तो जरूर पढ़ना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। और साथ साथ ये भी कि ईरान और इजराइल के बीच भारत कहां पर खड़ा है ये दिखाने की कोशिश भारत की जनता के बीच होनी चाहिए। और क्या अगर इजराइल के साथ हम खड़े हैं तो बिहार का चुनाव नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे? जरा अगर इसको पॉलिटिकल वे में भी देखा जाए तो हम इजराइल के साथ, हमने तो बहुत अपने यहाँ जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, दूसरी तरफ जो बाइडेन थे, बाद में उन्होंने अपने आप को वापस ले लिया था, अपना नाम, और कमला हैरिस आ गई थी। लेकिन उस वक्त भी अपने यहाँ हवन कीर्तन से लेके सब कुछ हम लोगों ने देखा था डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे। डोनाल्ड ट्रंप आ गए, उसके बाद क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार खाना खिला दिया नरेंद्र मोदी को, रिसीव करने तो आए नहीं थे दरवाजे पे। तो इसलिए यहां जानना है, समझना है कि हमारी नीति कहां जा रही है। हम किसी देश के पिट्ठू अगर बन गए तो फिर हमारा देश कहां रहेगा, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या हम पाकिस्तान की तरह बनना चाहते हैं या हम बांग्लादेश की तरह बनना चाहते हैं?
ये भी आपके हमारे हाथ में है। और उसके लिए हमको सिर्फ वोट देने जब जाते हैं तो अपने पसंदीदा जो वोटर हो, जो हमारे कैंडिडेट होते हैं, उनको ही वोट दीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी कि जब बहकावा होता है तो जो अंधभक्ति चल रही है आज के दौर में, वही अंधभक्ति दिखाई देगी। अभी चुनाव का वक्त नहीं है, चुनाव आने में समय है, और बिहार का चुनाव सबसे पहले, उसके बाद फिर बंगाल का चुनाव और कई राज्यों के चुनाव की गतिविधियां ऐसे बढ़ेंगी कि धीरे धीरे हम लोग 2029 के लोकसभा चुनाव में पहुंच जाएंगे। हो सकता है उससे पहले लोकसभा का चुनाव हो जाए, कौन जानता है। लेकिन उससे पहले जब विश्व की बात करें हम, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष, और उस संघर्ष के दौरान सीज फायर की बात आई, 4 दिनों का बहुत ही गंभीर संघर्ष था, और कहा यही जा रहा था कि हमने पाकिस्तान पे, आधे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है, सब कुछ हमारे अंदर है। कराची भी हम जीत गए थे, इस्लामाबाद भी जीत गए थे, और चाय पीने कहीं और जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच सीज फायर करने वाला तीसरा आदमी कैसे आ गया, ये बात नरेंद्र मोदी ने अभी तक नहीं बताई। और इसीलिए यहां पर ये बात मैं रख रहा हूं, क्योंकि जब ईरान और इजराइल की बात आती है तब नरेंद्र मोदी हमारे देश को कहां ले जाकर खड़े किए हुए हैं, ये जानना जरूरी है। और इसीलिए अंदरूनी पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। एक तरफ राहुल गांधी अपनी अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सोनिया गांधी, और तीसरा आज एक और भी आलेख है अखबारों में, वो आलेख है तेजस्वी यादव का, और उस आलेख में उन्होंने कास्ट सेंसस की बात की है। उस पर भी खूब चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और कास्ट सेंसस यानी कि जाति आधारित जनगणना, और उसकी बात आगे खूब होगी जब जनगणना की बारी आएगी, या चुनाव की बारी आएगी, बिहार की बारी आएगी, बिहार के चुनाव की बारी आएगी। लेकिन उससे पहले जब ईरान और इजराइल की बात होती है, और हमारे लिए, आपके लिए ये चैप्टर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा बहुत कुछ ईरान से और इजराइल से, दोनों ही देशों के साथ में हमारा बहुत ही पुराना पारस्परिक संबंध रहा है ईरान के साथ, तो वैसे ही नया संबंध जुड़ा है हमारा इजराइल के साथ भी। और इसीलिए हमारे लिए दोनों देश महत्वपूर्ण हैं। नरेंद्र मोदी के लिए तो इजराइल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन नरेंद्र मोदी को वोट देने वाली जो जनता है, उसके लिए ईरान उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को ये सोचना होगा कि हम आखिर किसके साथ जाएं। किसी के साथ आप मत जाइए, कम से कम गुटनिरपेक्षता की बात तो कर दीजिए। आप कहिए कि हम किसी के साथ नहीं हैं, थर्ड वर्ल्ड, मजबूत वर्ल्ड बने, इसी की आप बात कर दीजिए। आप ये तो कहिए कि हम बुद्ध के देश से हैं और शांति की स्थापना चाहते हैं। कम से कम शांति की स्थापना के लिए आप आगे बढ़िए। आप शांति की भी बात नहीं कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि चुपचाप हम अमेरिका की तरफ उसकी राह पे चलते रहें, तो ये संभव नहीं है। ये बहुत यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जिस पे चर्चा होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, इस पे बार बार चर्चा होनी चाहिए कि भारत आखिर अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों छोड़ता जा रहा है, और क्यों भारत एक तरीके से पिछलग्गू होता जा रहा है अमेरिका का, और जबकि वो अमेरिका भाव भी नहीं दे रहा है। 17 बार जो है राजीव जी 35 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी का अपमान कर दिया। 17 बार उन्होंने कहा कि सीज फायर मैंने कराया, और यहाँ से जब कहा भी गया राजीव जी, कनाडा जाने के बाद जब टेलीफोन पर बातचीत हुई 35 मिनट की नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने हिंदी में वीडियो जारी किया। अब वो ट्रंप को हिंदी कितनी आती है हमें नहीं मालूम, लेकिन हिंदी में वीडियो जारी किया कि उनको साफ साफ कह दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर ये वीडियो जारी क्यों नहीं किया कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ कह दिया। नेतन्याहू का जब फोन आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि नेतन्याहू से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बताया डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं अपने ट्विटर पर लिखा, और क्यों नहीं बताया कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया डोनाल्ड ट्रंप से कि सीज फायर में आपकी कोई भूमिका नहीं है। और उसके बाद तुरंत ही शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जो था 15वीं बार कह दिया कि मैंने सीज फायर कराया। अब फिर उन्होंने कह दिया 17वीं बार कि मैंने ही सीज फायर कराया है। तो ये है। इधर राजीव जी सोनिया गांधी ने जो लेख लिखा है, उसमें साफ तौर पर सोनिया गांधी ने कहा है कि ईरान पर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं, उनका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, और इससे भारत को भी नुकसान होता है। तो भारत को अपना सख्त रुख अपनाना चाहिए था, और गुटनिरपेक्षता की नीति को ध्यान में रखते हुए दबाव बनाने चाहिए थे जो विकसित राष्ट्र कहे जाते हैं उनके ऊपर, कि ईरान के ऊपर इस तरीके के सैंक्शन नहीं रखे, और भारत को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, जो कि भारत ने नहीं निभाई। और वो लिख रही है कि भारत को भी इस दरार में परिणाम भुगतने पड़े हैं। ईरान पर प्रतिबंधों के फिर से लागू होने से भारत की प्रमुख रणनीतिक और आर्थिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की क्षमता पर गंभीर रूप से प्रतिबंध लगा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और चाबहार बंदरगाह का विकास शामिल है। ऐसी पहल जो मध्य एशिया के साथ गहरे संपर्क और अफगानिस्तान तक अधिक सीधी पहुंच का वादा करती है। यह सोनिया गांधी ने अपने इस लेख में लिखा है कि यानी हमारे भारत के आर्थिक हित किस तरीके से जुड़े हुए हैं। वो लिख भी रही हैं कि पश्चिम एशिया में
बहुत बड़ी तादाद में भारतीय वहाँ नौकरियाँ करते हैं, व्यापार करते हैं, और अगर इस क्षेत्र में अशांति होती है तो उसका सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। और राजीव जी, भारत की इकोनॉमी जो है वो डॉलर से नहीं चलती है विदेशी मुद्रा में, ये यहाँ ध्यान रखने की बात है। जो भारत की इकोनॉमी, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो हमारा जो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया से जो पैसा आता है, वहाँ की जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी है, उससे भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है। तो यानी अगर इन देशों पे कोई असर आता है, ईरान पर कोई असर पड़ता है, और वहाँ अगर परिस्थितियाँ खराब होती हैं, तो इसका असर सीधी सीधी भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा। ये नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की नीति, विदेश नीति की काफ़ी आलोचना पिछले दिनों हो रही है, और होगी क्यों नहीं, क्योंकि जब से 22 अप्रैल की घटना घटी बैतरन घाटी की, पहलगाम की, और उसके बाद से विदेश नीति में हम कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखाई दिए, जो अभी तक पर्दे के पीछे था, जिसे हम लोग देख नहीं पाते थे। और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद 4 दिनों के संघर्ष में, यानी शिमला समझौते का कहीं ना कहीं हनन करते हैं हम, तोड़ते हैं, और तीसरा देश उसमें शामिल होता है। और यहाँ से अमेरिका और अमेरिका परस्ती हमारी दिखाई देती है कि कैसे हम अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकाव रख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर 2 देश, 3 देश, या दुनिया 2 भागों में बटी हुई है, इन तमाम चीज़ों को भी दूर करते हैं। हमारी नीति रीति क्या थी, क्या होनी चाहिए, कई बार उसको बदला भी जाता है। विदेश नीति जैसी नेहरू जी की थी, वैसी नीति आज नरेंद्र मोदी जी की भी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे देश का हित किस में है, ये देखना ज़रूरी है। और उसमें भी ईरान हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ग्लोब को देखिए, एटलस को देखिए, वहाँ ईरान को देखिए, ईरान के ऊपर पाकिस्तान, अफगानिस्तान को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर हमारे लिए ईरान कितना ज़रूरी है। और ईरान के ज़रिए चाबहार की बात हम बार बार करते हैं, और उसके ज़रिए कितना कुछ हम कर सकते हैं। हमने रेल लाइन की भी बात की थी जी, और यहाँ से सीधे मॉस्को तक के रेल लाइन की बात हो रही थी, और वो भी चाबहार होते हुए। तो रेलवे की बात, जिसमें पाकिस्तान हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान अगर बंद कर देता है, एयर स्पेस अभी बंद है दोनों देशों के बीच, ये भी आपको पता है मई के महीने से ही। लेकिन अगर पाकिस्तान होकर नहीं जाना है तो आपको अरब सागर होते हुए आपको ईरान पहुंचना होगा। मैप में आप साफ साफ देखेंगे। और ईरान पहुंचने के लिए आपको ईरान के साथ आपकी दोस्ती होनी चाहिए। ईरान अगर एयर स्पेस नहीं खोलेगा तो फिर कैसे? तो ये भारत की नीति है, भारतीय नीति रीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए यहाँ ईरान और इजराइल का जो युद्ध है उसको कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी रुके, ये काम भारत को करना होगा। ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ अभी तक देखिए यहाँ बात यही आ रही है कि ट्रंप साहब, चाहे पुतिन, चाहे शी जिनपिंग, ये सब तो दिखाई देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कल जब ओडिशा पहुंचते हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं जब कनाडा से आ रहा था तो मुझे फ़ोन आया ट्रंप का, और उन्होंने कहा कि आ जाओ साथ में खाना खाएंगे और बात करेंगे, लेकिन मैं उसको छोड़ दिया इसलिए क्योंकि मुझे ओडिशा आना था। तो ओडिशा आना था तो ओडिशा क्यों आना था? यहाँ पर आपकी इंटरनल राजनीति है, लेकिन जब दुनिया की राजनीति की बात आती है, विदेश नीति की बात आती है, तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप कहाँ ठहाके लगाएंगे और कहाँ शांतिपूर्ण रहेंगे, कहाँ सिर्फ मुस्कुराएंगे और कहाँ आपको लाल आंखें दिखानी है। ये सारी बातें नरेंद्र मोदी या उनका जो विदेश मंत्री उनके हैं उनको देखना होगा। विदेश मंत्री तो बड़े जानकार आदमी हैं, IFS हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं हम पिछड़ रहे हैं तो ये क्यों पिछड़ रहे हैं, ये यहाँ ज़्यादा जानने समझने या समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो इन सब के बीच और क्या खबरें हैं? मैं देख रहा हूँ जेट इवेंट्स भी लगे हुए हैं। जेट इवेंट्स भी लगे हुए हैं। जब आपने राष्ट्रीय हित की बात कही कि भारत का राष्ट्रीय हित क्या है, इसको लेकर देखिए, जब दुनिया में इस तरीके की उथल पुथल मची हुई है और इजराइल से नरेंद्र मोदी के संबंध है, भारत के नहीं, नरेंद्र मोदी के संबंध है, ईरान से भारत के संबंध है, तो ऐसे में राष्ट्रीय हित नरेंद्र मोदी का क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल है। और यही सवाल सोनिया गांधी ने उठाया कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना चाहिए। तो ट्रंप का राष्ट्रीय हित क्या है राजीव जी, ये जेडी वेंस ने कल बताया। और जेडी वेंस कह रहे हैं कि ऑनलाइन होने वाली सारी चर्चाओं के बावजूद मुझे जो दिखाई दे रहा है वह यह है कि राष्ट्रपति एक मुख्य अमेरिकी राष्ट्रीय हित पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और वह राष्ट्रीय हित यह है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। यानी ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो, ये दुनिया की चिंता नहीं है ट्रंप के लिए, ये अमेरिका का राष्ट्रीय हित है। ये ट्रंप कह रहे हैं, ये वहाँ के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है। तो जब
अमेरिका इजराइल को समर्थन कर रहा है अपने राष्ट्रीय हित में, तो भारत अपने राष्ट्रीय हित में ईरान का समर्थन क्यों नहीं कर पा रहा? यह महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा सवाल यह है राजीव जी कि जब मोदी जी विश्वगुरु हैं, पप्पा ने बाढ़ रुकवा दी थी यूक्रेन और रूस की, तो जब ये बाढ़ रुकवा दी थी तो इस बार में आपकी क्या भूमिका है ये मालूम पड़ना चाहिए, जो वो नहीं बता पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या सामने आ खड़ी हुई है नरेंद्र मोदी के सामने कि अगर आपको विश्वगुरु बनना है तो आपको अपनी नीति स्पष्ट करनी पड़ेगी। दुनिया इस समय जो है दो धर्मों में बढ़ती दिखाई पड़ रही है, एक ईरान के पक्ष में, दूसरी इजराइल के पक्ष में। तो ये चीज़ें जब सामने आ रही हैं तो आपको भी स्पष्ट रास्ता अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच जो खबर दूसरी जिनेवा में जो बैठक थी कल यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री के साथ, उसके अलावा जर्मनी, अलग अलग जो विदेश मंत्री हैं, फ्रांस के, जर्मनी के और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात हुई। ईरान के विदेश मंत्री की कल मुलाकात, और उस मुलाकात में उन्होंने साफ साफ चेतावनी के तौर पे कहा कि आप लोगों को इजराइल के साथ बात करनी चाहिए और इजराइल जो कुछ कर रहा है उस पर रोक लगानी चाहिए। दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारक कौन है? वो है इजराइल, और इसलिए इजराइल के ऊपर आप और मध्य पूर्व में, मतलब मिडिल ईस्ट में जो इस समय युद्ध वाली स्थिति है, जंग वाली स्थिति है, इसके लिए भी जिम्मेदार इजराइल है। तो इजराइल ने गजा पट्टी पर जो हमला बोला था, एक छोटा सा एरिया है गजा पट्टी, आप जानते हैं कि 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना छोटा एरिया है। उस पर तो आप ताबड़तोड़ हमला कर सकते हैं, हमास को आप खत्म करने की बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप ईरान की बात आपके सामने आती है तो आप वहां पे कहां टिकते हैं? 8000 से ज्यादा मिसाइलें अभी ईरान के पास हैं, जैसा शुरुआत में हम बता चुके हैं, और उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? और 2000 किलोमीटर की दूरी है एक देश से दूसरे देश के बीच। इस बीच अमेरिका ने कुछ अपने जो ठिकाने जो मिडिल ईस्ट में बना रखे हैं, एयर जो उनका मिलिट्री बेस है, उसमें से कुछ सैनिकों को वहां से हटाया है, ये खबर भी आ रही थी। तो अलग अलग खबरें, इन खबरों के बीच अमेरिका की अपनी चिंता, राष्ट्र हित की बात अगर करता है अमेरिका, परमाणु संयंत्र वहां, परमाणु हथियार ईरान न बना ले, इसके लिए अमेरिका को अपने देश के अंदर चिंता है। तो ये चिंता क्यों हो रही है आज की तारीख में? इसके लिए कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी ही चुनाव होने हैं, सीनेट के चुनाव होगा, इसलिए वहां पे उनको ये चिंता हो रही है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये चिंता इधर चाइना को भी है, ये चिंता रशिया को भी है, उनके अपने अलग अलग हित हैं। लेकिन भारत क्या चिंता, किस ढंग की चिंता कर रहा है? भारत के प्रधानमंत्री चुनाव जीतने की चिंता कर रहे हैं। दुनिया में कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन हम चुनाव जीतें, और उसके लिए पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, और हम यहाँ बैठकर पाकिस्तान के, आधे पाकिस्तान को हमेशा जीतने की गारंटी देते रहें, भाषण देते रहें। यही है, ये चिंता दिखाई दे रही है। तो बहुत कुछ इस चर्चा में, और बहुत कुछ अभी आने वाले समय में हम बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन इस न्यूज़ रूम से जो हम देना चाहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए, उसमें इजराइल और ईरान के युद्ध के अलावा सोनिया गांधी और तेजस्वी यादव के दो आलेख, दोनों के जो आलेख हैं वो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ हिंदुस्तान के अंदर की यात्राएं। आज योग दिवस है, और योग दिवस पे प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश के किसी समुद्र के किनारे वो योग करते हुए नजर आए, लेकिन वो अपने हिसाब से, अपने ढंग से अपनी राजनीति में मस्त हैं। कैमरे चारों तरफ लगे रहते हैं, और हिंदुस्तान के लोग उसमें खुश होते हैं। दुनिया में बहुत कुछ है जहां लोग दुखी हैं, उस पर भी चिंता करने की ज़रूरत है। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।